खड़ा करने का ये संदेश दोनों ही बड़े नेताओं को भेजा गया है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे का पॉजिटिव रिस्पांस भी आ गया है। कर्नाटक चुनाव के बाद एक बड़ी मीटिंग हो सकती है और पटना में ही विरोधी दलों की एक बड़ी बैठक हो सकती है और बैठक में कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की सूचना है। विधान परिषद के सभापति ने मुलाकात की। उद्धव और शरद पवार से मुलाकात कर नीतीश कुमार का संदेश इन दो नेताओं को उन्होंने दिया है। और आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे हम बात करते हैं। आनंद, बड़ी मीटिंग की बात तो तब से हो रही है कि जब ममता बनर्जी से नीतीश कुमार मिलने गए थे और ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वे चाहते हैं कि भाई मीटिंग हो लेकिन बिहार में हो, राजधानी पटना में हो। तो ये सुगबुगाहट अब क्या कर्नाटक इलेक्शन के बाद ये बात अब जमीन पर यानी धरातल पर उतर आएगी? देखिए विवेक, निश्चित तौर पे और नीतीश कुमार ने भी कई बार कहा है कि उनकी पूरी कोशिश है कि 2024 के पहले बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बने। और उन्होंने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से जब मुलाकात की थी तो ममता बनर्जी ने उनसे आग्रह भी किया था कि पटना में वो एक बड़ी बैठक बुलाएं जिसमें तमाम बीजेपी के विरोधी जो नेता है वो आए। लेकिन उस समय ये तय नहीं हुआ था कि बैठक पटना में ही बुलाई जाएगी या फिर कहीं और बुलाई जाएगी। जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि कर्नाटक चुनाव परिणाम पर तमाम विपक्षी पार्टियों की निगाह है, कांग्रेस की भी निगाह है और कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद अगर परिस्थितियां अनुकूल दिखती है तो एक बड़ी पहल की जाएगी। लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार, जो सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को निमंत्रण दिया है कि अगर ऐसी कोशिश की जाती है तो हम लोग को सबको एक साथ आना होगा और उसमें उन्होंने निमंत्रण भी दिया है। लेकिन निमंत्रण कब का है और वो दोनों ने कब आने का डेट दिया है इसमें फिलहाल हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि मुलाकात, बातचीत भी हुई है। मेरे पास जो जानकारी है कि नीतीश कुमार से बातचीत भी हुई है दोनों नेताओं की और दोनों ने काफी गर्मजोशी से कहा है कि वो उनके मुहिम के साथ हैं। तो जाहिर सी बात है तमाम जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से नीतीश कुमार की एक बड़ी पहल है और नीतीश कुमार लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं। खबर यह भी है कि वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से और बहुत बहुत शुक्रिया आनंद बातचीत के लिए। तो जानिए नीतीश ने पवार और ठाकरे को क्यों न्योता दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में लगे हैं और इसी क्रम में नीतीश कुमार ने कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस के सोनिया और राहुल गांधी से भी नीतीश कुमार मिले, फिर चले गए टीएमसी की ममता बनर्जी के पास, वहां मुलाकात की। उसी दिन सपा के अखिलेश यादव से मुलाकात की और ममता बनर्जी ने नीतीश को बिहार में सभी पार्टियों को जुटाने का सुझाव दिया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि 77 के जेपी आंदोलन की शुरुआत भी बिहार से हुई थी और बिहार से शुरू हुए जेपी आंदोलन ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया। बिहार से ही 2024 की विपक्षी एकता की मुहिम शुरू हो और बिहार में एक मंच पर विपक्ष के तमाम नेता जुटे और इसी क्रम में नीतीश कुमार ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को बिहार आने का न्योता दिया है और यह माना जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव के बाद इनकी बैठक हो सकती है, विरोधी दलों की बड़ी बैठक हो सकती है। लेकिन सवाल है कि क्या बिहार में जुटने से विपक्षी एकता मजबूत हो जाएगी और क्या गुरुवार को ही दिल्ली में अपना नया पार्टी ऑफिस खोलने वाले केसीआर कांग्रेस के साथ आएंगे? क्या ममता और लेफ्ट कांग्रेस की छतरी के नीचे आने को तैयार हो जाएंगे? क्या कांग्रेस किसी और दल के नेता को 2024 का चुनाव का चेहरा स्वीकार कर लेगी? कई सवाल हैं अभी और इस मीटिंग के बाद एक एक कर ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी। आगे बढ़ते हैं। बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने कास्ट सेंसस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की बेंच ने इसे तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया और इसी के साथ हाईकोर्ट ने अब तक जुटाए गए डेटा को सुरक्षित रखने का भी निर्देश राज्य सरकार को दिया है। जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने कास्ट सर्वे पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने जातीय गणना पर अब तक जुटाए सभी आंकड़ों को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि डेटा लीक ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील पर सहमति जताते हुए राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा, सर्वे के नाम पर सरकार सेंसस कर रही है, केंद्र के अधिकारों में राज्य सरकार दखल दे रही है, बच्चे की जाति पिता की जाति से तय हो रही है, मां से बच्चे की जाति तय नहीं हो रही, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ है। बिहार सरकार बगैर कोई स्टैट्यूट बनाए हुए, रूल बनाए हुए, रेगुलेशन बनाए हुए जो कर रही है वो असंवैधानिक था और इस बातों को प्राइमा फेसी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने महसूस किया। तभी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया कि जो कास्ट बेस्ड सर्वे का प्रोसीडिंग है उसको रोक लगाई।
कास्ट सर्वे से जुड़ी जिस याचिका की दलील पर आंतरिक रोक हाईकोर्ट ने लगाई, उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार को जाति गणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। कास्ट सर्वे पर खर्च हो रहे 500 करोड़ रुपए टैक्स के पैसों की बर्बादी है। सरकार के पास सभी डेटा मौजूद है, स्कूली बच्चों की जाति और धर्म पता है। एपीएल बीपीएल की लिस्ट भी सरकार के पास मौजूद है। इन्हीं दलीलों पर हाईकोर्ट ने सहमति जताते हुए कास्ट सर्वे पर अंतरिम रोक लगाने का फैसला किया। हाईकोर्ट का फैसला सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अब सभी की निगाहें 3 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जातिगत गणना पर हाईकोर्ट की रोक के मायने को समझिए। बिहार सरकार राज्य में जातिगत गणना करा रही थी और सरकार का तर्क है कि विकास के लिए जातिगत गणना जरूरी है, लेकिन हाईकोर्ट ने जातिगत गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। कोर्ट ने बिहार सरकार पर टिप्पणी की, सर्वे के नाम पर सेंसस कराने की बात कही और केंद्र के अधिकारों में दखल दे रही है राज्य सरकार, ये बातें उन्होंने कही हैं। समझने वाली बात यह है कि 22 जनवरी 2023 को जातीय गणना का काम शुरू हुआ। 15 अप्रैल को जातिगत गणना का दूसरा चरण शुरू हो गया, लेकिन उसके पहले ही जातिगत गणना पर रोक को लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा। फिर पटना हाईकोर्ट में जातिगत गणना के खिलाफ याचिका दायर की गई और याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार को जातीय गणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। कास्ट सर्वे पर खर्च हो रहे 500 करोड़ रुपयों के बात निकली। इस पे कहा गया कि यह टैक्स के पैसों की बर्बादी है। गणना से व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकार कानून का हनन होता है। सरकार के पास जाति धर्म का डेटा मौजूद है, गणना की कोई जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने इन्हीं दलीलों को सुनने के बाद जातीय गणना पर रोक लगाई है। तो कोर्ट का यह आदेश बिहार सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बिहार में हो रही जातीय गणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और हाईकोर्ट की रोक के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। बिहार में जाति आधारित गणना पर बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने कास्ट सेंसस पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगा दी है। तो निश्चित रूप से ये तात्कालिक आदेश है। इसके राजनीतिक निहितार्थ जो भी निकाल रहे हैं। हाईकोर्ट की रोक के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर तंज कसा है। पक्ष रखना चाहिए। न्यायालय ने 3 जुलाई का समय दिया है, अपना पक्ष रखना चाहिए, सही ढंग से पक्ष रखना चाहिए। कैसे स्टोर करेंगे? राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिहार सरकार पर निशाना साधा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में ठीक ढंग से पक्ष नहीं रखा, लेकिन राज्य की सरकार के नॉन सीरियस होने का परिणाम है हाईकोर्ट का यह फैसला। बिहार सरकार पर कोर्ट में ठीक से पक्ष न रखने के बीजेपी के आरोपों पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी तो आज खुशियां मना रही होगी। गरीब विरोधी, आरक्षण विरोधी हमेशा से भाजपा रही है। आज खुशी मना रही होगी, खुशियां मना रहे होंगे। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने हाईकोर्ट की रोक को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। आज मुझे कहीं न कहीं एहसास हो रहा है कि सामाजिक न्याय के अवरोधक सिर्फ व्यक्ति नहीं होते हैं, कुछ दल नहीं होते हैं, बल्कि कई दफा संस्थाएं भी इस साइकिल में, इस चक्र में आ जाती हैं। कोर्ट तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाता है। सवाल है कि क्या अब कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमितराज, रवि एस नारायण के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। तो जातिगत गणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और फैसले के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। आप जातिगत गणना की सियासत को जरा समझिए कि बिहार में जाति की सियासत सालों से चली आ रही है। 90 के दशक में मंडल और कमंडल की सियासत होती थी। मंडल यानी मंडल कमीशन के बाद तेज हुई जातियों की सियासत, लेकिन 2014 में मोदी लहर ने जातिगत सियासत को ध्वस्त कर दिया। सभी जातियों ने मिलकर बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई। मोदी के मैजिक को तोड़ना सियासी दलों के लिए काफी मुश्किल लग रहा था और ऐसे में बिहार में जातिगत गणना की कवायद तेज हुई। जातिगत गणना के पक्ष में तमाम विपक्षी पार्टियां लामबंद होने लगी। जातिगत गणना का विरोध करना बीजेपी ने मुनासिब नहीं समझा। दावा किया गया कि जातिगत गणना जो से डेटा बनेगा उससे विकास की योजनाएं बनेंगी। हालांकि आरोप यह लगता रहा है कि जातिगत गणना से जातियों की सियासत तेज होगी। दरअसल बिहार के सियासी दलों को लगता है कि पिछड़ी जातियों की आबादी काफी ज्यादा है और आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं मिल रहा है।
जातिगत गणना के बाद इन्हीं आंकड़ों के सहारे एक बार फिर आरक्षण की सियासत को हवा देने की योजना थी, लेकिन हाईकोर्ट ने फिलहाल सियासी सपने पर पानी फेर दिया, जो नेताओं के बयान से झलक रहा है। आगे बढ़ते हैं। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बजरंग दल पर प्रतिबंध की मांग की थी और कौशलेंद्र कुमार की मांग के बाद बिहार में सियासी घमासान मच गया। बीजेपी और महागठबंधन के नेता आमने सामने हैं। वैसे सीएम नीतीश कुमार फिलहाल इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। बैन लगना चाहिए। आप बजरंगबली के नाम से कोई दल बना लीजिएगा। कर्नाटक के बाद बिहार में भी बजरंग दल पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बजरंग दल पर प्रतिबंध की मांग की, जिसका समर्थन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी किया। ये देश में जो नफरत फैलाने वाली जो शक्तियां हैं, चाहे किसी धर्म को हो, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। जेडीयू नेताओं पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने जेडीयू को बजरंग दल को बैन करने की चुनौती दे डाली। खुली चुनौती देता हूं नीतीश कुमार और उनके तथाकथित बयानवीरों को कि हिम्मत है तो करके देखिए। बजरंग दल पर चल रही सियासी बहस में आरजेडी भी कूद पड़ा है। आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि बीजेपी वाले बजरंगबली और बजरंग दल को मिलाने की सियासत कर रहे हैं। जैसे मोहम्मद प्रतिबंधित हुआ तो मोहम्मद साहब का अपमान हुआ। आप बजरंगबली के नाम से कोई दल बना लीजिएगा, पॉलिटिकल पार्टी बना लीजिएगा। बजरंगबली सबके हैं। हालांकि जब बजरंग दल पर बैन को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर कुछ नहीं बोला। सीएम ने कहा, विपक्षी दलों की बैठक में राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय एजेंडे पर मंथन होगा। एक साथ बैठेंगे तो उसी समय पूरे देश के लिए क्या पॉलिसी होना चाहिए और अगर आपको बहुमत मिल जाए तो आगे क्या काम करना चाहिए, ये सब उसी में होगा। इसलिए हम अभी कुछ नहीं। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव को लेकर जारी अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, जिसके बाद से देश की सियासत बेहद गर्म हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रविएस नारायण और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बजरंग दल पर सियासी घमासान के मायनों को समझिए। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। 2 मई यानी मंगलवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र से कर्नाटक में सियासी उबाल आ गया है और कर्नाटक के बाद बिहार में जेडीयू ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज कर दी। बीजेपी बजरंग दल के समर्थन में उतर आई। बीजेपी ने भी प्रतिबंध लगाने की चुनौती दे दी। बीजेपी को मालूम है कि प्रतिबंध लगाना मुश्किल है, क्योंकि प्रतिबंध लगाने वालों को वोट बैंक की चिंता है और ऐसी बात वो वोट बैंक के लिए कर रहे हैं और ऐसी बात का विरोध करने से बीजेपी का वोट बैंक भी मजबूत हो रहा है। बजरंग दल खुद को सामाजिक संगठन कहता है। बजरंग दल की स्थापना 8 अक्टूबर 1984 को हुई थी और वीएचपी की राम रथ यात्रा से भी इनका सीधा जुड़ाव रहा था। तमिलनाडु से जुड़े फर्जी वीडियो मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप की न्यायिक हिरासत की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी गई है। मदुरई कोर्ट ने सुनवाई के बाद मनीष की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया। बिहार के विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप के कुछ और दिन जेल की सलाखों के पीछे ही कटने वाले हैं। मदुरई कोर्ट ने सुनवाई के बाद मनीष कश्यप की न्यायिक हिरासत की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी है, यानी फिलहाल मनीष मदुरई के सेंट्रल जेल में ही बंद रहेगा। दरअसल मनीष कश्यप पर फिलहाल एनएसए लागू किया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ही वह मदुरई के सेंट्रल जेल में बंद है। मनीष कश्यप पर आरोप है कि उसने तमिलनाडु के मामले को लेकर जो फर्जी वीडियो था उसको वायरल किया था और इसी मामले में तमिलनाडु पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर तमिलनाडु गई थी। उसके पहले उसके मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही थी। हालांकि मदुरई कोर्ट ने मनीष की न्यायिक हिरासत को भले ही 17 मई तक बढ़ा दिया हो, लेकिन इस बीच 8 मई को मनीष कश्यप के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अब 8 मई को होने वाली सुनवाई पर नजरें टिकी है। जो एनएसए एक्ट लागू किया गया, एनएसए लगाया गया है उस पर, उसका भी उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है कि उसके खिलाफ एनएसए लगाया जाए। साथ ही अलग अलग राज्यों में चल रहे मामलों को एक जगह क्लब करने की भी गुजारिश करने के अलावा जमानत की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो मनीष कश्यप के वकील हैं उनके द्वारा अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिकी हुई हैं। बता दें कि मनीष कश्यप तमिलनाडु में बिहार के पिटाई से जुड़ा फर्जी वीडियो फैलाने का आरोपी है। मनीष कश्यप के ऊपर
बिहार के साथ ही तमिलनाडु में भी केस दर्ज है, जिसकी वजह से मनीष को सरेंडर करना पड़ा था। इसके बाद मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाया गया। तब से मनीष तमिलनाडु की जेल में बंद है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मनीष कश्यप की मुश्किल को समझिए। मनीष कश्यप तमिलनाडु मामले में आरोपी हैं। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों की पिटाई का फर्जी वीडियो फैलाने का आरोप है। फिलहाल मनीष कश्यप तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद है और मनीष कश्यप पर तमिलनाडु पुलिस ने एनएसए भी लगा दिया है। एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगने के बाद मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बार बार कोर्ट मनीष की न्याय की